नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त का लाल किले से दिया गया भाषण बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके सभी भाषण अभी तक 13 भाषण वो दे चुके हैं लाल किले की प्राचीर से। सब महत्वपूर्ण है अलग अलग कारणों से, लेकिन मेरी नजर में ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको द कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग तो याद होगा, पूरे देश को याद हो गया है कि सरकार भले उनकी हो पर सिस्टम हमारा है। 12 साल बाद, पूरे 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सिस्टम पर हमला किया है। और इसको अगर और सरल भाषा में कहना चाहें तो घर में घुसकर मारने का फैसला किया है। आप ये समझिए कि इन दो शब्दों, दिमागी नक्सल, अब ये सुनने में बहुत से लोगों को उस तरह से शायद अपील न करे, लेकिन इसकी मार बड़ी दूरगामी होगी। इसके पीछे की रणनीति बहुत लंबी दिखाई देती है, बहुत सोची समझी हुई रणनीति दिखाई देती है। महाभारत में एक कैरेक्टर था शल्य, वो कर्ण का सारथी था। उनका रथ चलाता था, लेकिन बार बार रोज जब वो युद्ध भूमि में उतरते थे तो हतोत्साहित करता था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, हार जाओगे, पांडव जीत जाएंगे। कर्ण लड़ रहे थे कौरवों की ओर से और उनका सारथी उनके पक्ष के खिलाफ लगातार बोलता था। तो ये जो दिमागी नक्सल हैं, वो इसी तरह की नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो जिस देश में रहते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं, उसको हारता हुआ देखना चाहते हैं, उसको बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, उसको कमजोर होता हुआ देखना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, पहले तो सरकार ने जो हथियारबंद नक्सल थे, माओवादी थे, उनको खत्म किया। उसके बाद जो अर्बन नक्सल थे उन पर धीरे धीरे प्रहार हो रहा है। वो खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी ताकत 2014 में जो थी वो आज नहीं रह गई है। आप कहीं भी किसी भी संस्था में उठाकर देख लीजिए, अब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाने की हैसियत उनकी नहीं है अर्बन नक्सल्स की। दूसरी बात, इसमें उन्होंने ये अर्बन नक्सल में जो आते थे उसकी परिभाषा को और उसका दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसमें अर्बन नक्सल भी आते हैं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी आता है, इसमें विदेशी फंडिंग के जरिए जो एनजीओ चल रहे हैं और देश में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो भी आ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, ये जो विदेशी सोशल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, इनके एल्गोरिदम के जरिए जो अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है वो भी आ जाती है। ये जो प्रधानमंत्री का वीडियो 5 घंटे तक रोका गया, उसके बाद जिस तरह से रिएक्ट किया सरकार ने, पहली बार इस तरह से रिएक्ट किया और माफी मांगनी पड़ी कंपनी के मालिकों को और उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको। और लेकिन मामला ये यहीं तक रुकने वाला नहीं है। बात यह है कि सरकार को समझ में आ गया है कि समस्या क्या है और उसके निदान के लिए कहां पर हमला करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक शत्रुबोध नहीं होगा। ये दिमागी नक्सल इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझ लिया है कि शत्रुबोध के बिना काम नहीं चलेगा। तो शत्रुबोध जो है इस सरकार में जाग गया है। पहली बार लंबे समय के बाद, खासतौर से इस मुद्दे पर तो पहली बार ही मोदी ने नैरेटिव सेट करने का काम किया है। अब उनके विरोधियों को इसको फॉलो करना है, इसका जवाब देना है, उनको डिफेंसिव होना है। मोदी और उनकी सरकार ऑफेंसिव होगी। समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह है कि उनकी सरकार और पार्टी दोनों में टैलेंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों की भारी कमी है जो प्रधानमंत्री के इशारे को समझकर काम कर सके। आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के यहां एक व्यक्ति आया एक दिन और कहा कि बहुत समस्या है, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, सब कुछ बताया और भगवान बुद्ध उसको सुनते रहे। फिर दोनों चुपचाप बैठ गए। लंबे समय तक दोनों चुपचाप बैठे रहे और अंत में दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो व्यक्ति जो शिकायत करने आया था उठा और बोला कि मिल गया, चला गया। भगवान बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे और उनके चचेरे भाई भी थे, उन्होंने पूछा कि समझ में नहीं आया,
वो व्यक्ति आया, शिकायत की, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। दोनों बैठे रहे, उसके बाद वो रोता रहा और उठा और बोला कि मिल गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो, तो तुमको उसके जरिए बात समझाऊं तो जल्दी समझ में आएगी। 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक, जिन पर जो हंटर चलता है तब वो चलते हैं। दूसरे किस्म के होते हैं जो उसकी छाया से ही समझ जाते हैं कि क्या करना है। और तीसरे किस्म के जो घोड़े होते हैं वो मालिक जब एड लगाता है उसके इशारे को समझ जाते हैं। उनको और कुछ कहने, बोलने या करने की जरूरत नहीं पड़ती उनके साथ। ये तीसरे किस्म का व्यक्ति था जिसको समझ में आ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऐसे लोगों का नितांत अभाव है। ऐसे लोग हैं जिनको वो जितना बताते हैं उसका 50% भी नहीं कर पाते हैं। उनकी कोई रुचि नहीं है। वो यथास्थिति में मगन रहने वाले लोग हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि सब कुछ जो है प्रधानमंत्री के जिम्मे है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं को करना है। मुझे सिर्फ उसका लाभ उठाना और उस लाभ से जो सत्ता मिले उस सत्ता को भोगना है। ये उनकी पार्टी और सरकार दोनों में यही स्थिति है। सरकार में योग्य मंत्रियों का भारी अभाव है। संगठन में निकम्मे लोगों की भरमार है। ऐसे में ऐसी पार्टी और सरकार को चलाना ये कोई आसान बात नहीं है। और जब दुश्मन इतना बड़ा हो, जो सैकड़ों साल से जिसका सिस्टम बना हुआ हो, उस सिस्टम को तोड़ना, उस सिस्टम को भेदना आप तभी कर सकते हैं, अकेले कोई नहीं कर सकता, जब तक कि आपके साथ के लोगों में भी शत्रुबोध जागृत न हो। तो 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शत्रुबोध जगा नहीं पाए अपने साथियों में। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि मेरे अंदर शत्रुबोध जाग गया है और अगर मेरे साथ रहना है तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और उन्होंने एक तरह से कहे कि युद्ध का घोष कर दिया है कि सरकार तो हमारी है ही, अब सिस्टम भी हमारा होगा और हम दिखाएंगे कि ये कैसे होगा। और पिछले कुछ दिनों के सरकार के कदम देखिए आप। नक्सल और माओवादियों के खात्मे से शुरू कर लीजिए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ लीजिए। पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब दिया गया है, इससे पहले नहीं दिया गया कभी। किसी भी आतंकवादी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब पाकिस्तान को कभी नहीं दिया गया। हालांकि हम लोगों की स्थिति यह है कि दिल मांगे मोर। हम सब लोगों को लगता था, मैं अपने को भी इसमें शामिल करता हूं, कि 2-3 दिन और करना चाहिए था। देखिए, युद्ध में एस्केलेशन लैडर पर ऊपर जाना आसान होता है, लेकिन फिर रुकना या नीचे आना बहुत कठिन होता है। आप देखिए रूस और यूक्रेन। रूस का एक छोटा सा प्रांत था यूक्रेन, जब सोवियत संघ था। 5 साल से सोवियत संघ जैसी इतनी बड़ी फौज, शक्तिशाली देश 5 साल से लड़ाई लड़ रहा है। 5 महीने से ज्यादा हो गए अमेरिका ईरान से लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका और इजराइल मिलकर। क्या स्थिति है आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। तो युद्ध में एस्केलेशन लैडर पर ऊपर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर नीचे उतरना या फिर उससे निकलने का रास्ता खोजना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उससे एक संदेश ये गया, पाकिस्तान की हालत देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान हालांकि अपना रास्ता नहीं बदलेगा कभी। जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया उसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से शिकंजा कस रहा है, ये घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ने, 2 घोषणाएं, बल्कि 3 कहे। एक घोषणा ये कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। दूसरी घोषणा ये कर दी कि कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना को हम युद्ध की घोषणा मानेंगे और उसी तरह से उससे निपटेंगे। और तीसरी, सिंधु जल समझौता जो है उसको स्थगित कर दिया है। अब ये जो तीसरा काम किया है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का, इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखेगा। एक एक्सपेरिमेंट साइंस का मैंने बताया था एक वीडियो में, मेढक का, कि मेढक को उबलते पानी में डाल दीजिए, कूदकर बाहर आ जाएगा, बच जाएगा। मेढक को ठंडे पानी में डालिए
और बर्तन को गैस पर रखिए और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाइए। कुछ देर संघर्ष करेगा मेढक, फिर थक कर उसी में बैठ जाएगा और फिर अंत में मर जाएगा, पानी जितना जैसे जैसे गर्म होता जाएगा। तो प्रधानमंत्री वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि तापमान को धीरे धीरे बढ़ाओ। एकदम से बढ़ाने का मतलब पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कहें तो बड़ा युद्ध अगर आपने छेड़ दिया तो तमाम दुनिया की ताकतें आ जाएंगी कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, इनका युद्ध रुकवाओ, नहीं तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के फायदे में जाता है। कारगिल में यही हुआ, और कारगिल में ही नहीं, जब ये न्यूक्लियर देश नहीं थे तब भी 1948 में जब पाकिस्तान ले गया आधा लगभग कश्मीर, तब भी, हालांकि उसमें ज्यादा गलती जो है नेहरू की थी। अगर उन्होंने अपने सेनाध्यक्ष की सुनी होती, जनरल करियप्पा की सुनी होती, तो पूरा कश्मीर आज हमारा होता। लेकिन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेटेजी को, उसके पीछे की रणनीति और उसकी सोच को समझिए। उन्होंने ये समझ लिया है कि इतनी आसानी से इस इकोसिस्टम को, ये जो सिस्टम है इनका, इसको तोड़ना आसान नहीं है। जो घुसपैठियों के बारे में है, 3D, डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, वो 3D यहां भी है लेकिन थोड़ा बदला हुआ। डिटेक्ट, डिटेन, यहां डिटेन का मतलब किसी कैंप में रखने का नहीं है, इनको एक बाड़े में घेर कर रखना। और डिपोर्ट नहीं, कहीं भेजना नहीं, डिस्ट्रॉय, इनको खत्म करना है। जैसे हथियारबंद नक्सलियों को खत्म किया, माओवादियों को खत्म किया, वैसे इनको खत्म करना है। और हो ये रहा है जैसे भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। मैंने ये किस्सा शायद आपको पहले भी सुनाया था कि जरासंध बार बार आक्रमण करता था उन पर, हर बार लड़ाई होती थी, वो हार जाता था, उसकी पूरी सेना को भगवान कृष्ण मार देते थे, लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे। तो बलराम जी ने कहा कि ये तुम क्या करते हो, बार बार जरासंध को छोड़ देते हो, फिर वो हमला करता है, फिर सेना जुटाता है, हमारे दुश्मनों को इकट्ठा करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसीलिए छोड़ देता हूं कि ऐसे हम कहां खोजने जाएंगे अपने सारे दुश्मनों को, वो खोज कर लाता है, एक साथ मारने में आसानी होती है। तो ये जो दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री ने बोला है, इससे कॉकरोच की तरह से ये सब निकलकर बिल से बाहर आएंगे। पहला दृश्य तो 15 अगस्त को ही दिख गया। वंदे मातरम पर आप हमेशा के लिए याद रखिए, वो वीडियो अपने फोन में आप डाउनलोड करके रख लीजिए और रोज एक बार देखिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम का पूरा गान हो रहा है, उससे किस तरह से बौखलाए और बिलबिलाए हुए हैं, जैसे लग रहा है कि उनकी सल्तनत छीनी जा रही हो, जैसे लग रहा है कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा हो। वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, ये भारत की संसद से पास होकर कानून बन चुका है। किसी भी सरकारी समारोह में या गैर सरकारी समारोह में, बजाना जरूरी नहीं है गैर सरकारी समारोह में, लेकिन अगर आप बजाते हैं तो उसको बीच में रोक नहीं सकते, उसमें व्यवधान नहीं डाल सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आप कानून की नजर में आरोपी हैं, आप कानून की नजर में गुनहगार हैं, आपको सजा मिल सकती है, 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों। इसीलिए वो नहीं रुका। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का जो गान हो रहा था, सोनिया गांधी साफ साफ बोल रही है, इशारा कर रही है कि रोक दो। तो कोई शायद सेवा दल का पदाधिकारी था, उसने कहा कि रोक नहीं सकते अब इसको, लेकिन उनकी बेचैनी देखिए। तो जिन लोगों को वंदे मातरम से बेचैनी होती है, आप मानकर चलिए वो उस देश के दुश्मन के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। जिस तरह से राहुल गांधी संसद में कर रहे हैं और संसद के बाहर कर रहे हैं, तो जो रणनीति भगवान कृष्ण की थी उसी पर मोदी चल रहे हैं कि जितने विरोधी हैं, जितने दुश्मन हैं, जितने देशद्रोही हैं, सबको बाहर आने दो, सबको एक्सपोज करो, सबको सामने आने दो, फिर एक साथ सबसे निपटने में आसानी होगी। ऐसे अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में निपटने में मुश्किल होगी। इसलिए FCRA का बिल संसद में पेश हुआ,
FCRA संशोधन विधेयक, तमाम संस्थाएं आ गई, राजनीतिक दल आ गए, कई संस्थाएं, क्रिश्चियन संस्थाएं आई कि आप इसको या तो वापस ले लीजिए या JPC को भेज दीजिए। तो वापस अगर ले लेते तो ये एक तरह से हार होती, ये पीछे हटने वाली बात होती, ये डरने वाली बात होती। JPC को भेज दिया कि अब तुम्हारा ये भी बहाना खत्म, और डिस्कस कर लो, जितनी बात कहनी हो सब बात कह लो, उसके बाद ये कानून तो बनेगा ही। तो ये कानून तो बनने ही वाला है, सिर्फ कुछ महीने की देरी हो गई है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उनको भी समझ में आ गया है कि JPC में जाने का मतलब है कि ये कानून बनेगा। तो इसलिए बिलबिलाहट बढ़ी हुई है, भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी, अमेरिका में, यूरोप में। जो पैसा भेजा जाता था इन संस्थाओं को धर्म परिवर्तन के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, अब सरकार पूछेगी और उसको जानने का कानूनी अधिकार होगा कि ये पैसा कौन भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और आप जो इस पैसे को खर्च कर रहे हैं वो जिस मद में आया है उसी मद में कर रहे हैं या नहीं, और इसका मुखिया कौन है, ये सब जानकारी। और एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर जो है सारा लेन देन, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट ब्रांच जो है, सिर्फ उसी में FCRA का अकाउंट खुलेगा जिनके पास लाइसेंस है इसका। तो उधर वो शिकंजा कस रहा है, सीमा पर जिस तरह से बाड़बंदी हो रही है वो शिकंजा कस रहा है, SIR के जरिए जिस तरह से घुसपैठियों की पहचान हुई है, नकली वोटर्स की पहचान हुई है, उनका सफाया हुआ है। आप एक एक कदम देखिए तो आपको समझ में आएगा कि काम हो रहा है, लेकिन जैसी हमारी इच्छा है कि जिस रफ्तार से हो उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि 1000 साल का जो सिस्टम बना हुआ है, और खास तौर से पिछले 1947 से 2014 तक का जो सिस्टम था, उसको 12 साल में खत्म कर दिया जाए। 12 साल में खत्म करने का प्रयास आप शुरू कर सकते हैं, वो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा कि घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं। इस सरकार के अंदर और सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों के विरोधी हैं, ये भी आपको पता नहीं है। कौन इसमें अड़ंगा डाल रहा है, कौन इसको लटकाने की कोशिश कर रहा है। तो घर के भीतर के दुश्मनों की भी पहचान जरूरी है, और वो पहचान इस तरह से होगी जो इसका विरोध करेंगे। सब तो खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे, जो छिपे तौर पर विरोध करेंगे वो उनको एक्सपोज होने में ज्यादा समय लगेगा, जो खुलकर विरोध करेंगे वो जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया है, गांधी परिवार ने अपने को जो है जिस बुरी तरह से एक्सपोज किया है, वैसा शायद ही कोई आतंकी संगठन भी नहीं हुआ होगा। आतंकी संगठन का तो घोषित उद्देश्य होता है हिंसा। ये ऐसी पार्टी है जिसका ये घोषित उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो उसी रास्ते पर जा रही है। हर आतंकवादी का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, हर आतंकवादी को बचाने की कोशिश करती है। आतंकवादी हमला होता है देश में तो उसके बदले में कोई कार्रवाई नहीं करती, ये जब सरकार में होती है। उसकी बजाय वो आतंकवाद से, इस्लामी आतंकवाद से लड़ने की बजाय भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है, एक फर्जी नैरेटिव, जिसको अब उसके ही लोग जिनसे कहलवाया गया था वही एक्सपोज कर रहे हैं कि हमको पार्टी ने कहा था कि ऐसा बोलो। तो आप इससे समझिए कि दुश्मन कितना खतरनाक, कितना चालाक और कितना गहरे बैठा हुआ है। उससे लड़ना इतना आसान नहीं है जब आपके अपने भी पूरी तरह से साथ ना हो। तो इसलिए ये जो दिमागी नक्सल का कॉन्सेप्ट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये सारे कॉकरोचों को बिल से बाहर निकालने के लिए, ये चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या आजादी मांगने वाला गैंग हो, या फिर ये कॉकरोच हो, या अर्बन नक्सल हो, इन सब पर ये चस्पा होता है। तो इनको अलग अलग परिभाषित करने, अलग अलग खानों में बांटकर देखने की जरूरत नहीं है। इन सबको एक तरह से देखिए, इनमें कोई भेद नहीं है।
इनका लक्ष्य अलग अलग नहीं है, एक ही लक्ष्य है, भारत में अराजकता, भारत में रिजीम चेंज, भारत को कमजोर करना, भारत के टुकड़े टुकड़े करना, यही इनका लक्ष्य है। और इनको जब तक इनकी पहचान करके इनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो सरकार है तो सिस्टम भी होना ही चाहिए, ये बात सरकार ने महसूस कर ली है। महसूस हो सकता है पहले भी कर रहे हो, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम अब उठाया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।